अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान अमीन दुरानी और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज केपी एडिशन। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। आई ज़ूम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नूरुल हुदा यहाँ पे एक और मजेदार से इंटरव्यू पे लेकर आपके सामने आई होंगी, लेकिन आज फिगरेटिवली एंड लिटरली नूर के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, तो शी कुडंट बी हियर फॉर द शो। लेकिन हम एक बहुत मजेदार सा शो आपके लिए लेकर, इसमें आपके साथ गपशप लगती रहेगी, आपके कॉल्स भी लेंगे और हम अपनी भी बातचीत करते रहेंगे। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूंगा, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज यहाँ पे मौजूद है। मेरे राइट साइड पे हमारे चीफ कंट्रोल न्यूज वकास शाह साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे वकास भाई? बिल्कुल शुक्रिया, इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा कम हूँ। सर ये बात है कि वकास भाई जो है ना, ये बोलते कम है लेकिन जब बोलते हैं बहुत कमाल का बोलते हैं, तो बातें इनसे निकलवानी होगी जरा। बिल्कुल। और थैंक मेरे यू। लेफ्ट साइड पे तुबा शाह है, हमारी बहुत एस्टीम्ड होस्ट। अस्सलाम वालेकुम तुबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू वेरी और मच। आज लग रहा है कि वाकई में ईद का समय है, आप इंतहाई एनर्जेटिक और कल के लिए शायद आप खुद ही Oh, दुम्बा yes. बकरा ज़िबा करने वाले हैं। एक्चुअली यस, हाँ, हम कोशिश करते हैं कि खुद ही करें। सही। मौजूद होता है, कसाई होता है सुपरविजन की, जस्ट इन केस कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज एक्सपर्ट्स तो नहीं है ना, लेकिन कोशिश करते हैं कि खुद ही करें ज्यादातर। आप भी खुद ही वो करती है, ऐसा ज़िबा करती है? चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे अच्छा। वक्तों में सीख लूँ। काम आता है। इट्स अ गुड स्किल टू हैव, यस, बिल्कुल, काम आता है। एग्जैक्टली। वकास भाई, आप जरा बताइए आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है ईद के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी जाऊंगा तो इंशाल्लाह जाके एक चक्कर लगाना मैंने मंडी अच्छा, का। हाँ तो नहीं देख अभी के। सॉरी, प्रोग्राम के बाद? हाँ अभी अच्छा। 9 बजे। जब ओह, आपके रेट्स भी प्रोग्राम कम से। हो हाँ जाते हैं ना थोड़े से। ये भी थोड़ा सा फायदा है वैसे। अच्छा, हाँ रेट्स क्योंकि कम हो जाते हैं, नाइस। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा देख के, क्योंकि जानवर बहुत महंगे थे। यस। परसों तो बहुत ज़्यादा महंगे, आज थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा रेट कम हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में लेटर दिस इवनिंग अच्छा होगा। तो थोड़ा बहुत अच्छा, गुजारा होगा, क्योंकि जो लोग जिन्होंने जानवर सिर्फ कुर्बानी के लिए लेके आए होते हैं ना, तो फिर वो बेचेंगे। राइट। और जो जिस तरह ज़मींदार होते हैं हमारे इलाकों में, तो वो पालते हैं तो उनको तो इशू नहीं होगा, लेकिन जो लोग स्पेसिफिकली कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, जी, यानी उसके लिए, इस ईद के लिए, ठीक है, तो स्पेशली हाँ इसीलिए वो वो उन्होंने किए फिर होते हैं। निकालना ही जानवर को, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फिर वो उनका भी रेट भी कम आएगा, थोड़ा सा कम हो ओके, जाएगा। हाँ तो ये राइट हो सकता है, चांस मिल जाए मुझे। ओके, लेट्स गो। व्यूअर्स, आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, हमें अपनी ईद की तैयारियों का बता सकते हैं कि क्या तैयारियां हुई है, क्या रहती है अभी। इसके अलावा आप हमें बताइए कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा बकरा मंडी में, मवेशी मंडी में, रेट्स कैसे थे, और डिफरेंट इलाकों का भी हमें आइडिया हो जाएंगे, पेशावर में कैसे थे और बाकी पाकिस्तान में कैसे। तो प्लीज गिव अस अ कॉल, हमारा फोन नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो हमारे साथ हमें भी कॉल कीजिए और गपशप लगाइए। अच्छा वकास भाई, ये तो मैंने सुना था कि ईद की नमाज से पहले या नमाज के बाद भी काफी लोग खरीदते, उस टाइम पे भी रेट्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा रात को भी होते हैं। तो पेशावर में इस टाइम पे किधर मंडी ओपन होती है? ये रिंग रोड पे है, चारसद रोड पे भी है, रिंग रोड अच्छा, पे भी है बिल्कुल। इस बार गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि ये जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है या जो जीटी रोड है हमारा, तो इस पे कोई जानवर उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि अच्छा, पहले यहाँ पे भी राइट, लोग घुमाते फिराते थे। इस बार थोड़ा सा इस गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है कि पूरे जितने भी मंडियाँ थी, तो वो रिंग रोड की तरफ, यानी जो हमारा कोहाट रोड की तरफ है या चारसदा रोड की तरफ है, या मर्दान जो मोटरवे इंटरचेंज उस साइड पे, या तो ये जो जमरोद है, तो सिटी से बाहर उन्होंने वो किए हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा है। रश भी नहीं है, थोड़ा सा लोग जाके वहाँ पे सुकून है। इससे पहले होता था कि ये शहर में हर जगह पे छोटी छोटी जगहों पे एग्जैक्टली, ये मंडियाँ जी। बनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इस बार ये तकरीबन 4 जगह उन्होंने स्पेसिफाई की हैं इस पर्पज़ के लिए, तो एक अच्छा और स्टेप है मेरे ख्याल में। यस, डेफिनेटली, बहुत अच्छा है। और आपने कहा कि यानी नेक्स्ट डे, तो चूंकि दूसरे दिन भी कुर्बानी हो सकती है, तीसरे दिन भी, तो बहुत सारे जी, लोग ऐसे भी हैं कि वो पहले दिन कुर्बानी नहीं करते, दूसरे दिन के लिए वो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के बाद यानी कल तक रेट अच्छा हो जाएगा, एक गुजारे वाला हो जाएगा। इतना कम तो नहीं हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो लोग जानवर लेते हैं वो भी बेचारे थोड़ा ऐसे सस्ते तो नहीं लेते, वो भी महंगे लेते हैं। जो फिर जानवर की खुराक है वो भी जी, महंगी है। यस। तो लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, तुबा आप जी बताइए जी। जरा, आपकी क्या प्रिपरेशंस अभी तक क्या हो चुकी है, क्या रहती है अभी ईद के लिए? आ, एक क्वेश्चन पहले ये बताइए, हाँ। सिर्फ ईद के पहले दिन के लिए जोड़ा बनवाया या तीनों दिनों के लिए बनवाया? एक तीर से दो शिकार किए। तीनों दिनों के लिए बनवाया, ओके, लेकिन वो ऐसे हो जाता है कि वो बाकी पूरा सीजन चलते हैं। अच्छा, तो राइट, ओके, ऐसा ही होता है। और ईद की प्रिपरेशंस की आपने बात की, तो अभी तक तो सिर्फ देखने का इंतज़ार है कि कब अब मंडी से घर वाले आएंगे
جو Right. مرد حضرات ہیں جی. تو وہ کیا لے کے آ رہے ہیں اور پھر صبح پھر سب کچھ جو ہوگا وہ صبح دیکھا جائے اچھا گا. آپ نے ہمارا ابھی کام تک صبح شروع ہوتا آپ ہے. نے بھی ابھی تک نہیں لیا رائٹ؟ نہیں نہیں ابھی تک نہیں لیا. وہی بات تھوڑی سی اکنامک اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. یس یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ خواتین کا کام جب نماز ہو جاتی ہے قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پراپر شروع ہوتا بالکل ہے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اور پھر مرد جتاتے بھی ہے نا تھوڑا سا کہ قربانی ہو گئی ہے بھائی تھک گئے ہیں اور جو جانور تھا وہ اتنا بھاری تھا اور سنبھالا نہیں جا رہا تھا وہ اپنے قصے سنا رہے ہوتے یہ ہیں. تھوڑا سا پریروگیٹو تو ہے نا مردوں کا اتنا تو گرمی بھی ہے. ٹرو تو ڈیفینیٹلی. ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. باقی جو سارا گن پیچھے چھوڑا ہوتا ہے وہ ہم نے سنبھالا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں مزہ ہی اسی کا ہوتا ہے. یہ وہ ہو گیا نا ایک ٹیگ ٹیم ہو گئی جیسے ریسلنگ میں ہوتا ہے. ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل ریسلنگ کی لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ مرد اپنا کام کر کے پھر وہ ٹیگ کر دیتے خواتین باقی سب کچھ سنبھال کے. اور تو فریجوں وغیرہ کی صفائیاں ہو گئی ہے رائٹ کیونکہ میرے گھر میں تو چل رہی تھی. وہ تو ہو گئی پہلے سے خالی کرنا ہوتا ہے فریزرز کو سارا exactly. کرنا. بلکہ مجھے صبح وائف نے کال کی جب میں نکل رہا تھا کہتی کہ وہ فریج آف کر کے وہ کھلا چھوڑو آج ایسا ہی ہوتا ہے. رائٹ. وکاس بھائی سنس آپ نیوز سے آپ کا تعلق ہے آپ چیف کنٹرولر ہے تو آپ کو ان چیزوں کا زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا. لیکن یہ کبھی ان کے جو ریٹس ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے گورنمنٹ نے ریٹس ان کے اپنے وہ فکس کیے ہوئے کبھی ان کے ریٹس پہ کوئی کوشش کی گئی ہے کہ اسے کچھ کیا جائے کیونکہ اس بار ریٹس اتنے ہائی تھے کہ بکروں کا ایک ریگولر آن سے بکرے 40 45 50,000 سے بات شروع ہوتی تھی. ہر ملک میں یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے یا انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ وہ ریٹ جو بھی ہے یعنی آپ سبزی لے لیں دن آپ روزانہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ کی معمول میں تو اس میں یہ جانور بھی آتے ہیں. تو جس طرح دودھ کا ریٹ فکس ہے ضلعی انتظامی والے کرتے ہیں تو پھر اس طرح گوشت کا بھی ہے. تو گوشت کا اگر ریٹ فکس ہے تو پھر تو جانور کا بھی ہونا چاہیے. یہ تو ہے آئیڈیل سچویشن میں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہاں پہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پرابلم ہے وہی مس گورننس یا لوز گورننس کا یا ہم بیڈ گورننس کو یعنی گورننس تو سر سے ہے ہی نہیں یہاں پہ ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی جو مرضی ہے تو وہ اسی حساب سے آپ کو اپنا جانور بیچے گا. تو یہ ایشو ہے. ادروائز اگر گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہونی بھی چاہیے. گورنمنٹ کو ہم ووٹ بھی دیتے ہیں اسی لیے کہ وہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ان آرڈر رکھے اور ریٹ فکس کرے یا ایک ریٹ ہو جس طرح دوسرے ممالک میں پوری دنیا میں ہر چیز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ ریٹ ہے اس کا یہ ریٹ ہے. میرے کچھ رشتہ دار آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ جو ایگز ایون آپ کو انڈے اگر آپ کسی سپر اسٹور سے لے تو وہ جو اس کا بروشر ہوتا ہے اس کا ڈبہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ یعنی اتنے علاقے میں اتنے ایکڑز میں یہ جو مرغیاں ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ پالا ہے 5 ایکڑ 10 ایکڑ تو اس حساب سے پھر اس کی پرائسنگ ہوتی ہے. بالکل. تو بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. گورننس کا بہت ایشو ہے. اچھا لیکن وقاص صاحب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس طرح سے انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں پھر جو ان جانوروں کو پال رہے ہوتے ہیں 3 4 5 مہینوں سے سال سے تو اس میں پھر اتنے جو ہائی ریٹس ہیں یہ جائز نہیں ہے مطلب ریزنیبل نہیں ہے پھر. بالکل صحیح ہے. کیونکہ ایک چیز تو یہ نہیں کوریلیٹڈ ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جانور یہ جو بیوپار کرتے ہیں جانوروں کا یہ جو آڑتی بولتے ہیں اس کو یا بروکرز جو بروکرز ہے تو ان بیچاروں کو بھی تو ایسا نہیں ہے کہ 10 روپے کا جانور ہے یہ 100 روپے کا بیچتے نہیں. ان کو بھی 10,000 کا اگر جانور ملتا ہے تو یہ مشکل سے 12 13 یا 15,000 تک یہ بیچ دیتے ہیں اور تقریباً 1 مہینہ وہ تیاری کرتے ہیں ان کے لیے جو چارہ ہے ان کو جگہ ان کے لیے کم از کم لیبر بھی چاہیے ہوگا تو ان پہ ایکسپینسز بھی ان کے آتے ہیں. تو اینڈ آف دا منتھ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہم چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں ان ٹریڈرز کو. آپ یقین کریں اگر کوئی بندہ 10 جانور لے کے آتا ہے قربانی کے لیے تو وہ اس ایک سیزن میں 20-25 ہزار روپے کما لیتا ہے. تو میرے خیال میں اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن چونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہمارا انکم جو ہے وہ سکویز ہوتا جا رہا ہے اور پرچیزنگ پاور ہماری کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ اسی وجہ سے تھوڑی سی بھی مہنگائی ہمیں بہت زیادہ لگتی ہے. تو یہی ایشو ہے اس میں. وقاص بھائی آپ نے جو ریٹس مینشن کیے تو بہت ریزنیبل ریٹس ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایگزیکٹ آن گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ یہ اندازاً ہے لیکن جو میں نے سنے ہیں جو میں نے دیکھیے
थैंकफुली हमने ये किया था कि हमने महीने पहले कजिन्स को बोला था गांव में कि वहीं पे उन्होंने जानवर ले लिए, उधर गांव में ही था और वो आज लेकर आए। सही। ठीक है, तो देखो, हमारे महीने लिए का easy ठीक ठाक हो खर्चा जाता आया है। होगा इस पे, जी ठीक ठाक खर्चा आया होगा महीने का, क्योंकि उसका जो चारा है, भूसा, जी, ये जो जी। पूरा उसको डालते हैं, उसके लिए लेकिन वोंडा वगैरह बनाते हैं। इतना ज्यादा जो मैंने 45-50,000 में रेट सुन रहा हूँ बकरे के, हाँ, तो इतना ज्यादा ये टू मच। ये वेट के हिसाब से है, वजन के हिसाब से। अगर बकरा यहाँ पे अगर वजन उसका 20 किलो से ज़्यादा है तो उसका ज़ाहिरी बात है उसकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटा गोश्त जो है पेशावर में वो तकरीबन 1100 का मिलता है। राइट। तो अगर एक बकरा अगर वो 20 केजी का है तो उसका तकरीबन 21-22 हज़ार रुपये तो उसके गोश्त के हिसाब से आ जाता है। और ये कुर्बानी का जानवर थोड़ा सा महंगा होता है वैसे भी। राइट। तो ये मेरे ख्याल में आज जो रेट मैं सुन रहा था, मैं आ रहा था तुरखम से, तो ये लंडी कोतल वगैरह जो इस पूरे रास्ते में, तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरमियान अच्छे बकरे की कीमत थी। अच्छा, अब ये 30 से हाँ 35। 4 बजे के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इससे 4 पहले बजे के हाँ। बाद की। अच्छा, मेरे ख्याल में ये रेट फिर कम है जो आप बता रहे हाँ, हैं, which उस is better हिसाब than से that, फिर definitely। सिटी उससे सिटी तो में तो बेहतर बहुत, है। सिटी में बिल्कुल, सिटी में जी, 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 जी। आपकी बात सही है। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ये सिर्फ एक तो ऐसे है कि हम चूंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपने जो रूटीन लाइफ है या हमारे जॉब्स हैं, हम इतने बिजी हैं कि हम किसी को पैसे दे के यार ये पकड़ ले और मेरे लिए एक बकरा लेके आए। ज़्यादातर आप यकीन करें कि 50% तो ऐसे ही खरीदारी होती है। अगर बंदा जाए वहाँ पे मंडी में, सर के एक नहीं पसंद नहीं या दूसरा इस तरह, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा होमवर्क करके या थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा खरीद सकते थे, कोई 10,000 रुपये कम। नहीं, ये तो खैर थैंकफुली मैं रेट्स पता लगाया, हमें तो सही। बहुत रीजनेबल मिल गया था, हमने सही। पहले से ले लिया था। अभी आप जो टाइम की बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले मुझे वाइफ की कॉल आई कि बेटे के लिए ये थी कपड़े नहीं लिए। अच्छा। आई वाज लाइक याद तो दिला देता है बंदा, आखिरी टाइम पे बताया, फिर मैं भाग के गया हूँ। अच्छा, इतना टाइम मेरे पास नहीं था, मैंने बेटे के लिए कपड़े उठाए, लेकिन अपने लिए फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा नहीं शो भी करना है, मैंने कहा छोड़ दो खैर पुराने कपड़े अपने 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 लिए नहीं अपने है, लिए नहीं अच्छा है। किया। स्टोर में खड़ा था सही। और उधर वैसे सामने भी से आपने लेके बस कुर्बानी चूज करके करना होता है। वैसे भी है ना, अच्छा किया, क्योंकि आपने कुर्बानी कर दी, उस पे वो खून वगैरह जी लगेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो खराब हो जाएगा ना। खराब हो जरूरत जाते नहीं है हैं। पुराने कपड़ों में ही गुजारने हाँ, की। पुराने कपड़ों में ही यस गुजर जाता अच्छा, है। मैंने एक बात उस्मान देखी है, जो एक तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो हमारी यूथ है वो भी आजकल इसी उसमें बिजनेस कर रही है, मतलब इसको यूटिलाइज करिए कि ईद से पहले वो कुछ जानवर ले लेते हैं जिनका गांव के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन Right. होता है, तो वो उन्हीं वो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, लाइक दुम्बे हो गए, बकरियां हो गई, उनको लेके 1-2 महीने किसी के साथ रख के पाल लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो मंडी में आते हैं और जो यंगस्टर्स हैं तो फिर वो अच्छा, आई उसको डिडंट बेच नो रहे अबाउट होते हैं। दैट, यंगस्टर्स भी है ऐसे। इसमें थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो करें, और मैं तो Okay. ये सोच रही थी कि डिजिटल ना हो गया हो कहीं पे ये। हाँ, ऑनलाइन आप Exactly, क्योंकि हम कोई ऐप आ बहुत जाए, सुन के ठीक देख के हो वो गए कर हैं। ले। बकरा ऑनलाइन इस बकरा तरह online की ऐप आ हाँ, जाएगा, good बिल्कुल बहुत idea। जल्दी आ जाएगा, क्योंकि Idea सब वैसे अच्छा है। हाँ। तो आप बिल्कुल तूबा की बात सही है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं तो वो आ रहे हैं इसमें, जो अभी चूंकि अमेजोन वगैरह ये तो दूसरे ममालिक में तो बहुत इन है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी लोग, क्योंकि मैं घर में जो बातें सुनता हूँ तो इवन जो ख़वातीन जो है हाउस वाइफ्स, तो वही वो भी अमेज़ोन वगैरह के चक्कर में या जो दूसरे हैं तो उस पर वो अपने उन्होंने बना के अकाउंट्स बना के वो भी चीज़ें डाली होती हैं, कोई कढ़ाई की, कोई कपड़ों की, कोई बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल में अच्छा बनता जा रहा है। और ये लेकिन ये जो बकरा मंडी वगैरह है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक बंदा वो आप तसल्ली नहीं होती आप एक जब तक दुकान से कोई कपड़े आप खरीद के ना उस पर थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह करके वो तो आप तस्वीर अपलोड कर सके बेच सकते हैं, लेकिन बकरा क्योंकि उसके लिए आपने उसके लिए चारा लेके आना होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। यस ट्रू, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वकाफ साहब ये बताइए कि आपकी ईद के दिन क्या रूटीन होती है? सॉरी, मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करता चलूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपनी ईद की तैयारी को भी बता सकते हैं, और हमारा फोन नंबर आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, हमें कॉल में लाइए और हमारे साथ भी थोड़ी सी अपनी तैयारियां शेयर करें। सर, आपकी रूटीन क्या होती है ईद के दिन की? अभी तकरीबन 1-2 साल, बल्कि 1 साल हो गया, पिछले साल से मैंने शुरू किया है ये कटाई। ये जब ज़बह हो जाता तब तक तो मैं नहीं होता, जब ज़बह हो जाता है जानवर तो उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे के बाद फिर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे कज़न हम अपने घर के अंदर ही करते हैं, हमारे कज़न वगैरह जो है माशाल्लाह बहुत है हम अपने घर में, तो वो जितने भी 1-2-3 जानवर जो भी हैं तो हम इकट्ठे एक घर में करते हैं, पहले एक ज़बह करते हैं, फिर दूसरा, फिर ज़बह करके फिर हम जो कज़न्स हैं सारे बैठ जाते हैं, और घर की जो ख़वातीन हैं वो भी आ जाती हैं, वो भी हम साथ करते हैं। लेकिन ये पिछले साल से, इससे पहले ऐसा होता था कि मैं कहीं बाहर चला जाता अच्छा। ईद के दिन, हाँ। और इसी वजह से फिर मेरे वालिद साहब जो थे तो अल्लाह उनको बख्शे, तो फिर वो जब मैं आ जाता तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, वो खुद ही करते थे।
लेकिन जब से वो अब नहीं है, तो अब पिछले साल से मैंने ये जिम्मेदारी मुझ पे आई है। तो पिछले साल मैं पूरा दिन रहा था उस प्रोसेस में, और अब कल भी मुझे भी फ्राई होके आ हाँ रही हाँ होती बिल्कुल, है, गोश्त भी हो रहा चाय होता भी है। आ रही होती है, क्योंकि हमारे जो कज़न वगैरह हैं उनकी भी जो हमारी भाभियाँ बहन इस तरह, तो वो एक, और उसमें ये थोड़ा सा इशू होता है कि अगर एक भाभी एक कज़न की घरवाली वो एक चीज़ लेके आती है तो वो पूरा लोग खा जाते हैं, फिर दूसरे के दिन ये भी अपने खाना है, तीसरा आप यकीन करेंगे कि चाय मटाई इन चीज़ों में, बिल्कुल। तो पूरा दिन उसी में गुजर जाता है। तकरीबन जब अजान होती है तो अजान तक ये पूरा काम ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद फिर मैं तो इतना थका होता हूँ मैं सो जाता हूँ, फिर जब उठता हूँ तो फिर शाम शाम हो जाती है। अच्छा वकास साहब, क्यूरोसिटी यहाँ पे कि आप बाहर जाते क्यों थे? आया आप नहीं काम नहीं, से छुप रहे होते थे या हाँ कुर्बानी नहीं कर नहीं, सकते मैं थे? असल में मुझे ये ज़बह करना ये थोड़ा सा मुझे बस वैसे ही पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि हाँ मैं उसको बिल्कुल, जब कटाई होती फिर भी अच्छा था, लेकिन ज़बह करने के दौरान ये मैं वो नहीं देख नहीं सकता था, सही। तो मैं भागता था, मैं जाता था। और भी मेरे 2-3 दोस्त हैं, अब एक आर्मी में और एक सेक्रेटेरिएट में है, तकरीबन 3-4 दोस्त हमारे हैं। तो वहाँ पे हमारा जो गांव है तो उसके साथ ही उनका गांव है, वो दोनों इकट्ठे हैं, और मैं दूसरे गांव में, फिर हमारा एक तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त है, तो एक वो भी साथ वाले गांव में है। तो हम दोनों आके फिर उन्हीं को उजरे में बैठ जाते थे, गपशप कर ताश सही। वाश खेलते थे, तो पूरा दिन हम वहाँ पे गुजारते थे, वो भी छुपते थे हम भी छुपते थे। हाँ। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया। अब कल जो टेंशन है मुझे पूरा कि ये जानवर को ज़बह भी करना है, फिर उसके बाद फिर काटना भी है, तो ये थोड़ा सा है कि कल देखेंगे। और गर्मी भी है गाँव में, तो क्योंकि मैंने गाँव जाना है, सुबह भी जाना है, जी जी जी। तो बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। आज भी मेरा भाई छोटा जो है वो कह रहा था कि आज तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए बिजली आती है, फिर तकरीबन 3-4 घंटे नहीं होती। मैं कहा, अल्लाह अल्लाह खैर तो करे। ईद कल के अगर दिन ये के लिए क्या प्लान है इनके? ईद के दिन तो डेफिनेटली पेस्को बिजली नहीं पेस्को कट वाले करेंगे नहीं, ना। पेस्को वाले तो हर ईद को कहते हैं, हर ईद को और रमज़ान को कहते हैं कि हमने सहरी में और अफ्तार में हमने लोड शेडिंग नहीं करनी, लेकिन लोड शेडिंग करते हैं तो फिर सहरी और अफ्तार में ही करते हैं। तो अच्छा। पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि हम ईद में लोड शेडिंग नहीं कर, आप यकीन करें पिछली ईद में मेरे ख्याल में 4 के 5 घंटे उन्होंने लोड शेडिंग की थी, और राइट। बहुत बुरा हाल था। 4 से और 5 इस बार जो ईद है ये तो और भी ज़्यादा गर्मी में है, क्योंकि जुलाई बहुत है। गर्मी है हाँ, जी। तो अब देखेंगे, कल देखेंगे क्या होता है। अल्लाह खैर कोशिश कर करे। रहे हैं। जी बिल्कुल, स्पेशली वो गोश्त की भी लोगों को टेंशन होती है कि भाई जल्दी से फ्रिज फ्रीजर में वो बिल्कुल। करे कि सेव हो जाए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, आई बिलीव पंजाब में एक शहर, अब मेरे जहन से सॉरी भूल रहा है, वहाँ पे हाँ। एक दुकानदार को, एक सॉरी सब्जी फरोश था, उस पे एक केस वगैरह कुछ हुआ था, कुछ जज ने उसे वो वो कर दिया लाहौर था में कि हुआ था, लाहौर में, लाहौर हाँ। में हुआ था मेरे ख्याल में, आप समझ गए मैं किस बात कर हाँ। रहा हूँ, कि वो सब्जियां या अपनी जो भी चीज थी वो सस्ती सस्ता बेच क्यों रहा भेज था, रहे हैं, हाँ। वो अच्छा। नॉर्मल रेट से सस्ती बेच रहा था, हाँ। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। अच्छा। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एज इन, ये तो ऊपर रेट्स तो हर कोई कर रहा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो शख्स कम दामों पे बेच रहे हैं कि लोगों के लिए सहूलत हो, उसने बोला भी था कि उसको मेरा तो बिल्कुल। मकसद ये है कि अवाम को सहूलत हो, ठीक है, उसके खिलाफ है। लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है। अच्छा। आप वकास साहब हमें अगर उन्हें आइडिया और डिटेल्स बताएं, ये सिर्फ मैंने सही। पढ़ा था कि जज ने थोड़ा सा स्टे ऑर्डर दे दिया था कि ऐसे अरेस्ट नहीं करना, पुलिस को बोला हाँ, जैसे बेल कर दिया असल था, में क्या वो हुआ अच्छा। थोड़ी था? सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसकी, और ये भी कहा जा रहा है वहाँ पे जो लाहौर से खबर आई थी कि वो थोड़ा सा इशू था, किसी ने कंप्लेन की थी, वो वैसे ही उसने बेचारे को तंग करने के चक्कर में उसको चूंकि और बहाना मिल नहीं रहा था, तो उसको ये बहाना डाल दिया जिस तरह पहले। ये जो बाकी वो ताजिर थे उन्होंने वो की हाँ, थी। उसमें चूंकि कि यहाँ पे तो सारा पॉलिटिकली जो हमारी इंतज़ामिया है या हमारी पुलिस और ये सारे, ये तो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर आपके किसी के साथ वो है बदी है, तो आप कंप्लेंट कर देते हैं या कोई सिफारिश कर देते हैं, तो वो बेचारा वो आके उस बेचारे को पकड़ लेगा, और थोड़ा सा उसको है ना क्या तंग करने वाली बात है। जिस तरह ये तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है कि इवन बड़े सियासतदान जो कि ये हमारे चौधरी साहब जो हैं, तो इनके वालिद साहब पे भी जो वो एक पर्चा हुआ था, पता नहीं कोई छोटा सा जानवर था उसका वो केस डाल दिया था। तो ये हमारे इलाकों में होता रहा है अभी तक भी, लेकिन लाहौर, मेरा ख्याल में लाहौर में अगर सब्जी के हवाले से इस तरह होता है तो ये थोड़ा सा है। और इस पे तो काफ़ी हुकूमत की सुबकी भी हुई थी। सॉरी, हुकूमत की क्या हुई थी? बहुत ज़्यादा उनको वो हुआ था ना, सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला हाँ, गुल्ला सुनने में आया था बहुत कि ज़्यादा हुआ था। उन पे क्रिटिसिज्म आई थी, और उनको थोड़ा सा वो हुआ था कि उनको फिर वो जो गिल साहब नहीं, सॉरी, फिरदौस आशिकवान साहबा जो उनकी वो है एडवाइज़र हैं जी जी या स्पोक्स बिल्कुल। पर्सन है, तो उन्होंने फिर इस पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो मामला जो मसला था तो वो उनके हाथ से निकल गया था, और उनको तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना करना पड़ा था। लेकिन वकास साहब, यहाँ पे अगर हम फैक्ट्स की बेसिस पे देखें, जो जनरली हमें फैक्ट्स बताते हैं कि अगर कहीं पे भी मार्केट रेट
कम हो जाए। एक तरफ एक मार्केट रेट चल रहा है, अगर कहीं पे कम हो जाए तो वो डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जिन मार्केट्स में हम डील कर रहे हैं तो वहाँ पे सब कुछ प्राइस डिटरमाइन करती है, सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो फैक्ट्स पे यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये तो वेलफेयर की बात हो रही है। आपके ख्याल में जो आखिर जो जजमेंट आई कोर्ट से और आपने कहा कि उसको बेल दे दी गई थी? नहीं, वो FIR दर्ज करने वो अच्छा। करे, उसको पकड़ दो, उसको वो डिस्पोज ऑफ किया था तो उसी दिन। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट था इनफैक्ट, क्लास 1 मजिस्ट्रेट वो सही। तो जो फिर आपकी एनालिसिस उस पे क्या है कि आया ये मेरी टोटली एनालिसिस वेलफेयर साइड पे था कि नहीं, हमने इसको ये फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं, देखना था? इसमें इस तरह है कि ये जो हम, इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारा सिस्टम है, ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। एक चोरी होती है, आप यकीन करें, आपके पास वीडियो भी उसकी होगी, आप उसको क्या ये आप अदालत में जाके साबित कर सकते हैं। असल इशू तो यही है, जिस तरह ये बल्कि वाइट कलर जो क्राइम्स हैं, इसमें एक बंदा है, उसके आपका अकाउंट है आपका, उसमें पैसे आ जाते हैं, जिस तरह फालूदे वाले और उसमें आ गए थे छोले वाले के, जी। सही। आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, फिर आप अदालत आपके साथ इस चक्कर में है कि ये आपके पास कहाँ से, आप कहते हैं कि मुझे क्या पता, पैसे तो आपके अकाउंट में आए हैं। तो ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, या हमारा जो ये है, क्या नाम है, इंतज़ामिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लाज हैं, लेकुनाज हैं, और इसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं ये जो हमारे जो मुंतज़मीन हैं, जिस तरह ये मजिस्ट्रेट हो गया, ACDC या पुलिस SHO वगैरह, ये जो कानून या इसमें सुकुम है, खला है, उन्हीं को बुनियाद बना के फिर ये लोगों को वो करते हैं, उनको वायलेशन हो उनके रही खिलाफ है। इस्तेमाल करते हैं। तो इश्यूज ये है यहाँ पे मैनेजमेंट में और ये इंतज़ामिया, क्योंकि अगर हमें बहैसियत पाकिस्तान या बहैसियत शहरी हमें अपने हक का पता चल गया कि ये मेरा हक है, ये पुलिस वाला इस वजह से मुझे चालान नहीं कर सकता, मुझ पे केस नहीं कर सकता, आप यकीन करें पुलिस वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको डर होगा कि ये कल मुझे सू करेगा अदालत में, लेकिन कौन करता है। वकास भाई, बात कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा फोन नंबर आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है। दूर की वजह से कॉल, हमें बताइए कि आपकी ईद की तैयारियां कैसे जा रही है और आपने जानवर मवेशी वगैरह ले लिए हैं या आप लोगों का कल सुबह प्लान है। वकास भाई, इसी हवाले से आपसे एक चीज़ पूछनी है कि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, अब थोड़ा सा बताऊं कि आई एम 6 फीट राइट, और मेरा 100 किलो वजन है, माशाल्लाह। ठीक है, दैट इज ठीक ठाक वजन है ये जी माशाल्लाह। आई एम नॉर्मल आज तो साइज कोई नहीं, मेरा बड़ा साइज है। डाइटिंग का प्लान नहीं है, वैसे ही आपने रखना है। मेरे पास अच्छा सा प्लान है डाइटिंग का। अच्छा, हाँ, प्लीज बताइएगा, उधर शो के बाद शेयर सही, कीजिएगा, सही मैं है, जरा कोई देख रहा हूँ। सही मैं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम अ बिग मैन, ठीक है, मैं किसी एंगल से मुझे छोटा नहीं कह सकते। मैं पढ़ रहा था रिसेंटली, एक बकरा पाकिस्तान में जिस जो नंबर 1 पे आया, आई थिंक बकरा नहीं था, सॉरी वो था नहीं बकरा ही था, दुम्बा था, बकरा कौन? दुम्बा था, अच्छा, सॉरी दुम्बा था। हाँ, 314 किलो उसका वजन था, बिल्कुल एंड मैं 100 हूं, सही। मतलब 3 मेरे जैसे हो जाए तो वो एक दुम्बा बनता था, तो दैट इज ह्यूज, वो बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, है बिल्कुल राइट। सही और है। ये सिर्फ एक दुम्बा था, फिर गाय बैल ऊंट इन चीजों को आप बिल्कुल छोड़ देना। अभी कुछ देर पहले मेरी सिस्टर बता रही थी कि उनके एरिया में मेरे ख्याल में ऊंट कोई लेकर आया, तो कहती कम से कम, कहती कि 12 से 15 फुट उसकी हाइट थी, बहुत बड़ा ऊंट था, वो फरार हो गया था, भाग रहा था। तो बाकी जो बैल और गाय हो गई तो वो डर रही थी उससे, ठीक है, वो भाग रहा था। तो इसमें अभी जो ईद करीब आ जाती है तो इस टाइप के हम केसेस, वो बहुत इस तरह खबरों में भी आता है, वैसे भी लोगों से सुनते हैं कि ये इतने वजन का वो हुआ है, उधर उस मंडी में इस साइज का किसी ने लिया है और इतने लाख का उसे मक्खन खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। तो इसमें आपके ख्याल में कुर्बानी, जज्बा कुर्बानी कितना होता है और जज्बा शौफ कितना होता है? लेकिन एक कॉल है हमारे पास, वो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हो, कहां से? हेलो हेलो,
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, जी, कौन बात कर रही हो, कहां से? हम कोहाट से। एबटाबाद से कौन बात कर रही है हेलो जी? को कोहाट। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज जरा कोहाट से प्लीज बंद कर लीजिए। मुनीर शाह। हेलो, आई बिलीव कॉल ड्रॉप होगी। कॉलर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कॉल कीजिए, लेकिन कॉल करते वक्त अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे फीडबैक लूप आता है, हम बात नहीं कर पाएंगे। तो वकास साहब, आपके बिल्कुल ख्याल सही, में ये तूबा ने भी ये बात कही है। ये शो ऑफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जानवरों के वजन के हवाले से ये तो बात सही है, क्योंकि मुझे खुद भी शौक है बकरों का, और ये जो Right. जानवर है, मुझे छोटे जानवरों का जो है बहुत शौक है, और मैं जानवरों की वीडियोस भी देखता हूँ। जी। फारे वक्त में जो टाइम होता है मैं यानी बकरों के हवाले से, या जो दुम्बे हैं तो उनकी वीडियोस में देखता हूँ। और ये पाकिस्तान में बहुत सारे नस्ल के जानवर हैं, बकरे हैं, बीतल हो गए, राजनपुरी, इस तरह साहिवाल। तो Right. वहाँ पे बाकायदा मंडियाँ लगती है Okay. वज़न के हिसाब से, तकरीबन 300 केजी, 315, पिछले साल तकरीबन कोई 314 केजी जो था उठा पे आता। ये एक साइड पे है ये बहस। कुर्बानी मेरे ख्याल में अगर आप ज़्यादा बड़ा जानवर आप लें, या आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहें कि मैंने 10 लाख का जानवर ले लिया, तो कुर्बानी तो आपकी 1 लाख से भी होती है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये कुर्बानी के फ़लसफ़े के बरक्स है। अगर आप 10 लाख रुपए का जानवर लेते हैं, या 50 लाख का भी, 1 करोड़ का भी लोग जानवर लेते हैं, तो इसका क्या तो मकसद क्या है? ये जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये तो उसके साथ सरासर मजाक है। सुन्नत इब्राहिमी के साथ जिसका नाम कुर्बानी है का ना कुर्बानी, कुर्बानी का तो जज्बा, कुर्बानी तो कुर्बानी नहीं नहीं हुई। है ये, कुर्बानी ये शो ऑफ है। ये अपने दुनिया को लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छा घर है। तो इसी लिहाज से ही हमारे पास इतने पैसे हैं, तो और हम इतने अमीर हैं, हमारा ये स्टेटस है। वो अपने स्टेटस कॉन्शियस लोग जो हैं, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो कुर्बानी उनकी नहीं होती। Right. मेरे नज़दीक तो नहीं होती। शरई लिहाज से भी मेरे ख्याल में ये हम मसला पूछ लेंगे जो हमारे उलमा कराम साहिबान है, लेकिन जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल में ये कुर्बानी नहीं होनी चाहिए उनकी, Right. क्योंकि उनका जज्बा नहीं है, वो तो शो ऑफ है, उसमें क्या एक है। कॉल ले लेते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? कोहाट से। जी, कोहाट से कॉल कर रहे। ये बताइए कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, किस हद तक तैयारियां हो गई है, क्या कुछ रहता है? हाँ, कोहाट से ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अच्छा, ईद के कपड़े वगैरह टेलर से टाइम पे मिल गए या अभी तक नहीं मिले? मिलिए मिलिए। मिले, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासिफ है। वासिफ। वासिफ, आप क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? 11। 11 में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बताए कि कुर्बानी में घर वाजा अब्बू के साथ कुछ हेल्प करते हो आप? हाँ हाँ, करता हूँ। क्या 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 वो करते हो? हेलो वासिफ। जी। नहीं, वो छुरी फेरते हो, क्या करते हो? सिर्फ वो गोश्त काटते हो, या सिर्फ वो चारा वगैरह लाके उसके सामने रख देते हो? क्या हेल्प करते हो? गोश्त काटते हो? हाँ, अबू के साथ। अच्छा, गुड गुड। ईद के कपड़े कल के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ, तैयार है। ठीक है, बस गोश्त ज्यादा नहीं खाना, मुनासिब खाना है, और क्या कहते हैं, ईदी ढेर सारी जमा करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन 11वें का नहीं लग रहा है, छोटा लग रहा था बच्चा मुझे। छोटा लग रहा है। कोई 4th 5th क्लास में होगा मेरे ख्याल में, इतनी इससे नहीं, ज्यादा। 11 साल का क्या है? हाँ, 11 साल का होगा। 11 साल का क्या तो है? जी, उसी हिसाब से जो हमारे कैलकुलेशन, क्यों 11 हाँ। yes. मैं जब इस एज पे, तो हमारी ये थी कि हमें स्टेप वाइज हमारी वो होती थी ना, उसमें स्टार्ट में सिर्फ हम गोश्त ही कटवाते थे, राइट? या हम पकड़ते थे, दूसरा बंदा काट रहा था, हम सब गोश्त पकड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद अगले साल खुद काटना शुरू किया, फिर उसके अगले साल कुछ और वो करते, हड्डियां मड्डियां वो दे देते, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी खाल तक आ गए थे कुछ साल पहले तक, वो खाल थोड़ी सी बिल्कुल सही कॉम्प्लेक्स हो। होती है ये ना, वो थोड़ा सा बिल्कुल बहुत कटती है। इशू होता है, वो Yes. कल उतरवाना या कल निकालना, वो मुश्किल ये होता है। थोड़ा सा। और ये जो बड़े होते हैं ना, तो वो उस पर बहुत ज्यादा वो होते हैं Yes, कि वो conscious बहुत ज्यादा होते हैं, मगरूर होते हैं कि यार ये तो बच्चे नहीं कर सकते, हम हाँ, करते हैं। हाँ, और बिल्कुल। हम जब छोटे थे अभी, तो आप यकीन करें कि ये गोश्त पकड़ना, तो ये बहुत मुसीबत होती है कि अब गोश्त
और ये जो चोरी होती थी ना, अब तो हमारे जो और भी हमारे कजन हैं छोटे, तो वो उनकी होती कि थोड़ा सा उनको टाइम मिले तो चोरी लेके वो काटना शुरू कर देते यार, रखो एग्जैक्टली ये तो issue भाई है। कॉल है, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जाहिद साहिल लुक से। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम फोन का लाउड रखें तो आपकी आवाज हम सुन सकेंगे। ये बताएं मुझे, अपना नाम बताएं और ईद की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? क्या आवाज सही नहीं आ रही थी? और भाई आवाज कहते बिल्कुल। थके हुए हैं, सारा दिन मवेशी मंडी में गर्मी में फिरे हैं। वाकई में। और मेरा ये ख्याल है कि भाई को जानवर भी नहीं मिला होगा, Probably खफा लग और रहे ये गुस्सा निकालना चाह रहे थे। यही अगर ऐसे भी कोई केस है तो प्लीज आप कॉल कीजिए, अपनी दिल की भड़ास उतारिए, हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या वो हुए, ठीक है, क्या इंस्टेंसेस हुए आपके साथ मवेशी मंडी में। और अच्छा, आपकी क्या रूटीन होती है? आपसे तो मैं पूछी नहीं, ईद के दिन की क्या होती है? कुर्बानी हो गई, ठीक है, गोश्त वोश्त काट गया, फिर क्या होती है आपकी रूटीन? कुर्बानी जैसे हो जाती है, गोश्त वगैरह, अब सारे जो घर के मर्द हजरात हैं वो तो साइड पे, वो तो बैठ जाते हैं। उसके बाद वो गोश्त पड़ा हुआ, फिर उसको हमने अलग करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो भी हमारे तकसीम जिम्मे होती है। करना, एग्जैक्टली। हिस्से और बनाना। फिर जो उसके बाद सारा वो गंद वगैरह मचा होता है, उसको फिर उठा के, और फिर छोटे बच्चों से, ये जो 11-12 साल के होते हैं, उनसे फिर काम लेना होता है। ये बड़े अच्छे स्टोरी टेलर्स भी होते हैं, तो साथ साथ किस्से भी सुना रहे होते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह ज़िबा हुआ और उसने क्या, उस घर में इस तरह हाँ, हुआ, उस घर में exactly, यस। बिल्कुल। और वो सुना रहे होते हैं कि बड़ा जिद्दी जानवर था, और वो करता है ना वो Yes, जानवर जो होता है, तो वो सारे किस्से हम इंटरेस्टिंगली सुन भी रहे होते हैं, और फिर काम भी उनसे निकलवा रहे होते हैं कि चलो अब ये गन बाहर गिरा के आओ, ये करो। और उसके बाद फिर जो होता है ये सारा काम खत्म हो जाए, मजा तब आता है, क्योंकि फिर जो घर की बड़ी औरतें होती हैं तो वो खाना बनाती हैं, मज़े मज़े के टिक्के और चावलों में वो सारा गोश्त और जितनी भी रेसिपीज होती हैं। जी, जी, और फिर बस यही हमारी रूटीन होती है ईद की। इससे पहले जो मैं ये बात कर रहा था ना, वो गोश्त काटने से पहले, उससे भी पहले हमारा एक स्टेज होता था जिसमें सिर्फ हमसे एक काम करवाया जाता है कि वो बर्तन शर्तन घर से हाँ, लेकर आओ। बिल्कुल। और अब आई एम सॉरी, मुझे उर्दू में उसका नाम नहीं आता, लेकिन लरे जरा उजड़ी ओजड़ी ओजड़ी बोलते हैं, yes, वो पकड़ा दी ओजड़ी, जाती हाँ। थी कि भाई ये साफ करके आओ, और स्पेसिफिक बताया जाएगा कि छुपना नहीं है, किसी और से नहीं बहुत, करानी, बहुत मुश्किल है। ये खुद करना है। तो वो बड़ा मसला बिल्कुल, होता ये था। आप यकीन करके हमारी जो ख्वातीन, अभी जो मेरे फूफी थी, अल्लाह उनको बख्शे, बहुत अरसा पहले, तो उनका भी वो था कि वो उजली हो गया, नहीं ये अपने वो करना है, साफ करना है, ये बहुत टेंशन होती थी हमें। स्पेसिफिकली कहते हैं कि किसी और से नहीं करना, वो तो मैं पाइप फिर भी लगा घर से जाके बाहर पाइप जी, वगैरह कि ये करे, थोड़ा है आपकी बात, लेकिन अब तू बस ये पूछे नहीं कि पकाना भी आता है उनको कि नहीं। असल आप चीज तो ये है। गोश्त वगैरह कैसे बना लेती है? कुकिंग करती हो आप? नहीं, मैं कुकिंग नहीं करती। मैं हाँ ये करती हूँ, मैं टिक्के जला लेती हूँ। ओह ये अपनी एक स्पेशलिटी है, हर कोई जला भी नहीं सकता ना, ज्यादातर लोग बना लेते हैं, जलाना हर किसी को नहीं, नहीं मुझे ये आता। होता है कि नहीं, ये अभी कच्चे कच्चे थोड़ा सा, तो वो मैं ट्राई कर रही होती हूँ, तो वो आखिर में जब पकते हैं तो वो जले होते हैं। थोड़ा सा और कर लेता हूँ, हल्का सा और पक जाए ना, एंड में जले भी ऐसा तो नहीं होते करते कि ये इस तरह बाज लोग ऐसे भी करते हैं ना कि टिक्के बना रहे होते हैं, थोड़ा सा जो हम बाहर जाते हैं तो इस तरह करे चकते चकते हैं। हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा काट काट के इसको का के ना, फिर वो बहुत कम रह जाते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा भी होता है। एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं गिलगित बल्तिस्तान से बात कर रही हूँ, गजर से। गिलगित बल्तिस्तान से कौन बात कर रहे हैं? गजर से अनिला। अच्छा, ये बताइए कि ईद की तैयारी कैसी जा रही है जीबी में? ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, ईद के कपड़े वगैरह सारे रेडी है, जानवर वगैरह ले लिए है? जी, हेलो। ईद की तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ईद के दिन की क्या रूटीन होती है? बच्चियों के लिए कपड़े लिया है, दादा की तरह शॉपिंग की है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। ये दिन का रमजान में एक बकरा खरीदा है, बस ईद अल्लाह की राह पर कुर्बान करना है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए कि रेट्स कैसे है जीबी में बकरों के? वहां पे उम्मीद है बाकी पाकिस्तान से थोड़े से कम होने चाहिए। बिल्कुल जी, बकरे के लिए 20,000 है। 20,000। 20,000। छोटा सा है, काफी अच्छी है। 20,000।
नहीं जीबी तो मैं सोच रहा था क्या पता कम हो और भी, नहीं लेकिन नहीं इधर से तो अच्छे हाँ वहाँ पे चूंकि ये ज्यादा लोग पालते नहीं हैं। महंगा है ना 20,000। यस, अच्छा, उनके लिए महंगा उनके है। जीबी के हाँ। लिए प्रॉब्ली महंगा होगा। क्या आप कुछ लोगों को ईद के हवाले से कुछ बोलना चाहेंगी? सबको ईद मुबारक हो। थैंक यू वेरी आप मच। देखेंगे तो बताना। आपको भी एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा वकास भाई, आपने उसकी खाने की बात की, आप अपना जरा टिक्कों को बताइए। आई एज्यूम आप टिक्के तो डेफिनेटली बनाते होंगे, बिल्कुल खुद बनाते हैं? बिल्कुल, मैं तो कढ़ाई तैयार कर सकता हूँ, ओके। दम पुख बना सकता हूँ, ओह नाइस। हाँ, और ये पठा टिक्का बना सकता हूँ। पठा टिक्का अच्छा। स्पेशलिटी है। आप कितने बजे कुर्बानी करेंगे कल? नहीं नहीं, कल तो मैं करूँगा हम रूटीन में, हम जब बाहर जाते हैं तो इस तरह है कि मुझे शौक भी है पकाने का। जी जी। तो वैसे ही इस चक्कर में मैं पकाने अगर पहले, अभी तो नहीं, खैर बहुत अर्सा पहले जब ये 96 की बात है, मैं उस टाइम पे मैट्रिक में था, तो मैट्रिक के जो एग्ज़ाम हुए तो उसके बाद फिर मैं तबलीग के लिए चला गया था 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई, फिर मैं जाता था। तो उस टाइम पे तो इतना वो नहीं था, थोड़ा सा वो था आउटिंग का ज़्यादातर लोग, तो उस चक्कर में जाके जब मैं चला जाता तबलीग के लिए तो वहाँ पे मेरी ख्वाहिश होती थी कि ये मुझे कोई और काम न दे, सिर्फ पकाने का काम दे तो ये मुझे Right. शौक है उस टाइम तो से। वकास भी आपको पकाने का शौक है, मुझे हाँ, खाने का शौक है, तो बस ये माशाल्लाह। हमारी अच्छी जोड़ी बराबर हो हाँ, सकती है। बिल्कुल सही है। हम एक छोटी ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, गपशप लगाते हैं। जी, वेलकम बैक टू द पाकिस्तान लाउंज शो। और हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से, कि कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से आपने जो है तो कल का दिन गुजारना है। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आपसे हम गपशप लगाएंगे, आपके कुर्बानी के हवाले से भी आपसे जानेंगे। और वो लोग जिनको अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं मिला, जैसे कि मेरा भी यही हाल है, तो आप भी मुझसे अपना गम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही पेज पे हैं। उस्मान, हम जीबी की बात करें थे, कॉल आई थी और मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि कभी कभी मैं अपने साथ भी ये बात सोचती हूँ कि कभी ऐसा वक्त भी आए कि मैं इन इलाकों पे जाके, वहाँ पे जाके मैं कुर्बानी भी कर लिया करूँ, तो वहाँ से अपना भी वो वहाँ का जो गोश्त होता है ना, तो वो बहुत लाइक बहुत मज़े का, सॉफ्ट, Right. फ्रेश, क्योंकि वो वहाँ के जानवर जो होते हैं तो वो फ्रेश चीज़ों पे पले होते हैं, उसमें कोई Organic, जिसे हाँ, हम आजकल ऑर्गेनिक, बोलते हैं। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक हो, तो मुझे वो होता है कि पहाड़ मैं की वहाँ वजह पे से होते हैं, एग्जैक्टली तो मैं वहाँ पे कुर्बानी भी कर लिया करूँ और फिर कुछ गोश्त पेशावर भी ले आया करूँ, तो ऐसा अच्छा होगा। लेकिन कभी गुड आइडिया। अभी तक घर में शेयर नहीं किया वहां से पता नहीं क्या रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। गोश्त तो बिल्कुल सही है, तूबा की बात बिल्कुल सही है। उस असल में जो आबो हवा है वहाँ की, और स्पेशली ये जो बकरे हैं या जो छोटे जानवर हैं, तो ये ज़्यादातर पहाड़ में वो लोग चरने के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो इनका जो फैट है वो बर्न हो जाता है उसी उसमें, और जो उनका गोश्त है तो वो जो सजी बनती है बलूचिस्तान में, इसीलिए बलूचिस्तान की सजी मशहूर है, वहाँ पे टेस्टी होती है कि उसमें ये फैक्टर है। यहाँ पेशावर में या इस्लामाबाद में जो बकरे होते हैं वो तकरीबन 1-2 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक वो एक जगह पे वो इस तरह रख देते हैं। जी, तो वो थोड़ा सा फिर वो उसका वो इशू होता है, पानी के हिसाब से भी वो अच्छे वो नहीं पकते। सही। तो ये तो सही है कि वहाँ से जो गोश्त आता है तो वो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। क्योंकि जो तीन चार बार मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे जो यार दोस्त वहाँ से आते हैं तो वो अपने साथ लेके आ जाते हैं कोई जानवर। हाँ। तो आप यकीन करें कि जो हम पेशावर में हम गोश्त खरीदते हैं या जानवर खरीदते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब हवा की बात होती है या जो पहाड़ पे उनकी वो होती है मूवमेंट बहुत ज़्यादा, वो चलते फिरते हैं, तो
इसी वजह से थोड़ा सा ऑर्गेनिक बात इनकी बिल्कुल सही, और ऑर्गेनिक ट्राई करना चाहिए गोश्त, मैंने कभी नहीं खाया। आप जरूर ट्राई करें। मैं जब भी गर्मियों में कहीं इस तरह से पहाड़ी इलाकों की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई इंतजाम मैं करती हूँ अपने लिए, तो बहुत मजे का गोश्त होता है। और फिर वहाँ पे बैठ के खाना, वो दरिया बह रहा होता है और साथ वो में तो ग्रीनरी, add करता है। माउंटेन्स और वो सब कुछ, तो बहुत मजा आता है। मैं वाइल बैक पढ़ रहा था कि उसके गाय के बारे में, राइट, कि दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव जो गोश्त है ना, ठीक है, वो किस गाय का, सबसे एक्सपेंसिव गाय कौन सी है? सही। ये एक जापानीज एक नस्ल है, उसे बोलते हैं वाइगू। वाइगू, वाइगू, वो सबसे एक्सपेंसिव वो कंसिडर किया जाता है, बहुत उसका वजह क्या है उसकी? उसके जो मैंने पढ़ा है, उसके वो जो गोश्त के थोड़ा बहुत एक पीस भी दिया हुआ था ना, उसकी वो दी हुई थी, एक पिक्चर दी हुई थी, तो उसके अंदर बीच में फैट्स की वेन्स गई हुई थी थ्रू आउट गोश्त में, पतली पतली इस तरह वेन्स गई थी फैट की। तो कहते हैं कि जब ये पकता है तो फैट जो है ना वो सारा उसमें मेल्ट हो जाता है, गोश्त में उसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये कभी ट्राई नहीं किया, मौका नहीं मिला अभी तक, लेकिन ये डेफिनेटली ये भी वो करना चाहिए। तो उसका सुना है कि फैट से, फैट का हर एक चीज में फैट आ जाए तो उसका टेस्ट होता है। फैट के हवाले से है कि अगर आप आपके डाइट पे है, इस तरह भी है। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से मैं एक नई डाइटिंग जो आई है कीटो के नाम से, तो मैं कर रहा था, तो उसमें आप यकीन करें मैं 70% उसमें फैट ले रहा था, और कार्बोहाइड्रेट उसमें तकरीबन 70% फैट और 25% प्रोटीन, ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस हिसाब से अब मेरा वजन भी सही हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया था। तो फैट यानी जो आप अच्छे डाइट के साथ चले जाए, डाइट प्लान के साथ, तो फिर वो फैट का अपना ही मजा है। अच्छा, ये डाइट तो फिर अगर आप इसकी बात की तो मुझे जरूर बताइए। मैं जो कर रहा था तो उसमें तो फैट्स मेरे ख्याल में को 5% फैट्स होते थे जो मैं पहले कर रहा था, तो और फैट्स जिस तरह स्पेशली ईद पे मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अपना तो होते ही होते हैं, दोस्तों से भी मैं कोशिश करूँ, मैं बोलता हूँ मुझे लम भिजवाया करे, जो उसके दुम्बे का जो फैट होता है ना, जबरदस्त होता है। मैं अगर प्योरली मैं सामने उसकी पूरी प्लेट पड़ी हो, मैं वो खुशी खा लूं, मेरे दिल पे भी नहीं बैठता ना। लेकिन उसके साथ ये कि आपने शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं लेना है, शुगर आपने जीरो करना है। अच्छा, इसीलिए शुगर मैं खत्म हो मैं जाएगा। सेट करता हूं, मेरी शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं है। तो ये सही है, फिर आपको वो नहीं आपको इतना असर नहीं करेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शुगर ही ऐसा है कि ये एजिंग जो हमारी ज़्यादा स्पीड अप होती है, तो ये शुगर की वजह से ही होती है। अगर आप शुगर इंटेक कम कर ले, ख़त्म कर ले, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी की है, रिसर्च कर रहा हूँ इस पे। डॉक्टर बर्ग वहाँ पे बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइट एक्सपर्ट भी हैं, तो उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि शुगर की वजह से आप अगर आपने अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है तो आपने शुगर ख़त्म करना है। अच्छा, तो वो आप ज़रूर पढ़ें इसको। मेरा नेचुरली मैंने कम किया हुआ, लेकिन बस 2-3 दिन बाद कभी क्रेविंग हो जाती है तो हल्की से कोई टॉफी या मीठा खा लेता हूँ। कभी कभार हम आ जाते हैं, कभी कभार चाय भी आ जाए। अभी मैं गया था SPR के साथ, वहाँ पे जो हमारे फौजी भाई हैं, जवान हैं, तो वो उनकी चूँकि बॉर्डर पे है, तो मैं चला गया, तो वहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रही थी चाय की। तो वो एक बार आई तो उसमें चीनी थी, तो मैं नहीं गई, दूसरी बार पी, तीसरी बार मैंने पी ली मैं, क्योंकि वो मिल नहीं रही ना। तो ये थोड़ा सा इशू होता है, बस ऐसी चीज़ों में फिर आप थोड़ा थोड़ा वो करते हैं, तो ये आपकी जिसमें, लेकिन ये अवॉइड अगर हो सके मेरे ख्याल में तो अच्छा है। बिल्कुल, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। अच्छा उस्मान, आपने अपनी रूटीन नहीं बताई ईद की, आप क्या करते हैं? सिर्फ खाते हैं लम और गोश्त और ये सब कुछ? ऑनेस्टली हाँ, कुर्बानी हो जाए, और भी करते कुर्बानी हो जाए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरी रूटीन कुछ अरसे से बहुत अजीब सी हो गई। तो मैं सुबह 4 बजे सो जाता हूँ ईद की नमाज के लिए, सुबह की नमाज के लिए उठो, वो करो, ठीक है, तो बस वो घंटे की नींद मेरी हुई होती है। तो कुर्बानी जब हो जाती है उसके बाद सो जाता हूँ मैं। अच्छा, सो के फिर उठता हूँ तो बस फिर वैसे ही इधर उधर फिर रहा होता हूँ। तो कुर्बानी में भी कोई पार्ट प्ले करते हैं या? कुर्बानी कोशिश करता हूँ मैं खुद करूँ। अच्छा, कुर्बानी खुद करते हैं। कुर्बानी जब हो जाए, गोश्त घर आ जाए, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, चेंज करके मैं सो जाता हूँ। अच्छा। फिर वही जाके थी कपड़े दोबारा पहन लो, नमाज के लिए पहने होते फिर चेंज कर लेते हैं ना, दोबारा पहन लो, और बस फिर कभी इधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो, इधर तो फिर होती है, क्योंकि ईद ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों की होती है और ख़वातीन की होती सही है, है। बिल्कुल सही यस, है। और ये हम कुछ अरसे अक्सर से यहाँ पे सुनते रह हैं। रहे हैं। मैं उस दिन सीएम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब के साथ हम बैठे थे, खैबर के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो भी ये कह रहे थे कि ईद तो बच्चों की होती है, और हम यानी हमारे एज के जितने भी हम लोग के साथ बैठते, तो कह रहे हैं ईद का तो मज़ा ही नहीं है, पता नहीं है मज़ा क्यों नहीं है ये सही है, हमें भी उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता। सिर्फ ये है कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप सो जाते हैं तो ये है थोड़ा सा कि ये कि अबू की आवाज जाके कोशिश कर ले तो ईदी लेने की, लेकिन वो कहते शर्म तुम्हें नहीं आती, अभी तक ईदी मांग रहे हो। तो मैं कहता हूँ जितना भी बड़ो आपसे तो छोटा ना बच्चा हूँ आपका, तो खैर कभी दे देते कभी नहीं देती। हमें वाकई में छोटा रखती
रही है, लाइक हम फील कर रहे होते हैं कि नहीं अभी भी, जैसे कि अब हमसे जो छोटे हैं वो आते हैं हमसे ईदी मांगते हैं कि जी आप तो काम करते हैं ना, आपके पास कमाते हैं आप पैसे और और इस हमें बार होता है तो कि नहीं हम भी स्टेट बैंक बच्चे ने हैं। जो नोट है जो पहले होते थे छोटे नए नोट, तो वो भी पिछले साल तो उन्होंने यहाँ पे तो पेशावर में तो नहीं मिल रहे थे, इस बार भी छोटे ईद पे नहीं थे, उन्होंने बंद किए थे। इस बार भी जो बड़ा ईद है तो उस पर भी बहुत मुश्किल है, तो ये भी थोड़ा सा इशू होता है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको पैसे देंगे, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा चैलेंज वकास है। साहब, पहले ये होता था कि 10-10 वाले नोट से काम चल जाता था, जैसे सही है। हम लेते हाँ। थे वो 10-10 20-20 रुपए, तो वो हम बड़े अमीर खुद को महसूस 100 कर रुपए रहे का होते थे। नोट मिल गया तो बस वो बिल्कुल, बंदा वो हमारे ईद- लिए अभी तो 100 भी बहुत छोटा समझा जाता है, बच्चे खफा होते हैं 100 का 500 नोट। आज देते के हुए मैं बच्चे सोच बहुत रहा चालाक था हो कि गए हैं। आज आप यकीन करें कि मेरी छोटी बच्ची है, वो उसको तो ये नहीं पता कि ये कितने पैसे हैं, कि 100 रुपए है या 50, वो रंग जो है ना कलर के हिसाब से वो मेरे जेब में होती देखती है ना कि वो जो नोट होता है तो उसको कलर से पता चलता है कि ये नोट मैंने उठाना है उससे, तो ये इशू है। मैं जो इसकी बात करते हैं, मेरी तो एब्सोल्युटली फेवरेट चीज जो है ना लम्ब है, वो इतनी ज्यादा मुझे पसंद है कि 2 दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि ऑफिस के बाद मैं जाता हूँ इधर पेशावर में, उधर ये पाटक के पास कारखानों के पास उधर मिलता है। हाँ, यस, मैं सोच रहा था कि वहां पे जाके वो करता हूँ, लेकिन फिर लेट हो गया तो उस टाइम पे नहीं मिला। आप नॉर्मली क्या प्रेफर करती है क्या मतलब? इस तरह ईद की इस डिशेस में ना, कोई गोश्त से कभी पुलाव बना, बिरयानी कलेजी बना, इस तरह कलेजी पाए हो वगैरह गई, इस चीजें तरह। हो गई, आप क्या प्रेफर करती है? मुझे दम पोख अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और फिर अगर दुम्बा हो तो फिर सिंपली लम को थोड़ा सा फ्राई करके और बस उसी तरह थोड़ा सा गोश्त उसके साथ रख के, तो वो खाने में बहुत मजा आता है, सिर्फ नमक उस पर डला हुआ। ठीक है, जब कल आपकी सब कुछ गोश्त वगैरह सब वो हो जाए, मैं भी थोड़ा नींद कर चुका हूँगा, अच्छा। और वकास भाई वैसे भी वो जो है वो पटी टिक्की भी कमाल के बनाते हो, हाँ, दम पोख वो- दोनों लेकिन को ने इसके बोला। लिए आपको सौ भी आना पड़ेगा। डेफिनेटली आप आ जाए फिर। लम के लिए मैं हिंदुस्तान भी चला जाऊंगा। वकास भाई थैंक यू वेरी मच, Thank होप you। आपको और तुबा आपको भी होपफुली एक अच्छा जानवर बहुत। मिल जाए कुर्बानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह। बस एंड में व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुर्बानी बहुत ऑफ कोर्स डेफिनेटली अच्छी चीज है, सवाब का काम भी है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो उसका जो गंध होता है, उसकी जो बाकी चीजें जो कि नहीं इस्तेमाल होती, जो फेंकनी होती है, उसे प्रॉपर एक जगह पे पहुंचाइए, और गली मोहल्ले में, घर के बाहर, अपने भी नहीं तो किसी पराए घर के बाहर खासतौर पर बिल्कुल नहीं उधर मत फेंकिएगा। पेशावर में तो WSSB कुछ अरसे से बहुत इस पर कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ उनका काम नहीं है, वो हर एक गली में नहीं जा सकते। ये हमारा काम बनता है कि हम एक खास जगह पे पहुंचाए जहां से वो आगे मैनेज कर सके। अपना ख्याल रखिएगा और एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू।